Hello learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, and I wholeheartedly welcome you all to this India's first social revolutionary educational YouTube channel where 100% free complete coachings of various competitive exams are provided all over India. Our mission here is to provide absolutely free coachings regarding UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and other teaching entrance exams, especially to those students who can't afford these expensive courses due to their poor financial conditions or any other reason. This channel is totally a charitable educational hub of complete coachings of various competitive exams to the students all over India, because here we are helping poor aspirants by providing them quality education at zero cost. So grab this ultimate opportunity and subscribe this channel immediately for your bright future. So in UGC preparational series, the topic of higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is going on currently on this channel. Therefore, while continuing higher education, we'll cover today the third part of policies, governance and administration, which is the last subtopic under higher education. So policies, governance and administration, this is part third, because part वन और पार्ट टू पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मैं लॉन्च कर चुकी हूँ. पार्ट वन में मैंने कराया है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट टू में मैंने कराया है कंप्लीट प्रीएम्बल. ठीक है जी. और पार्ट थ्री आज जो है इस सब टॉपिक का मैं करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स डिटेल में. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन आज की. फंडामेंटल राइट्स तो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार. ठीक है जी. सो very very essential for intellectual, moral and spiritual development of citizens of India, as these rights are fundamental and essentials for existence and all round development of individuals. So hence fundamental rights are enriched in part third. जी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं. पार्ट थर्ड में जो है ये दर्ज हैं. ठीक है जी. और ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स, इनके पूरे जो होल आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. ठीक है जी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पार्ट थ्री में जो है फंडामेंटल राइट्स मैंशनड हैं और टोटल आर्टिकल्स इसके इसी टॉपिक के जो हैं फंडामेंटल राइट्स के, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 2 एंड फिनिशेज अप टू आर्टिकल 35. सो ये सारे डिटेल में करेंगे. ठीक है जी. सो ये सब जैसे आर्टिकल ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. टोटल हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये 6 तरह के होते हैं. राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है कवर है. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कवर है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कवर्ड है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 आर्टिकल्स इसमें दर्ज हैं. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दैट इज़ 32, 33, 34, 35, ये सब इसमें जो हैं दर्ज हैं और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो ये हमारी वाई राइट टू प्रॉपर्टी. और एक और चीज़, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा फंडामेंटल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन जब से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, इस राइट को एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो डिलीट कर दिया गया है. ठीक है जी. देयर वॉज वन मोर फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. हाउएवर दिस राइट हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये हाईलाइटेड पॉइंट है. इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सी अमेंडमेंट से इसको जो है नकार दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. दिस वॉज बिकॉज द राइट प्रूव्ड टू अ हिंड्रेंस towards attaining the goal of socialism and redistributing wealth property equitably among the people. इस वजह से इसको जो है वो मौलिक अधिकार की गिनती से या फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया से अबॉलिश कर दिया गया था, और इसको क्या कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट. हाँ, अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर वो कौन सा राइट है, ये हमारा एक लीगल राइट बन चुका है आज की डेट में. ठीक है जी. तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है जी. चलिए देखते हैं अब फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ में सबसे पहले कौन सा राइट आता है, राइट टू इक्वलिटी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड एंड्स टू आर्टिकल 18. तो ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. राइट टू इक्वलिटी गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ.
ठीक है जी। इक्वलिटी मतलब सब इक्वल हैं, आप मैं हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया सारे इक्वल हैं, जिसका चाहे कोई पुअर पर्सन हो, चाहे कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन हो, चाहे इवन कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों ना हो, सारे ही इक्वल हैं, ठीक है जी, लॉ की नज़रों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में। इट एंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन by the state in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the abolition of titles as well as the untouchability। मतलब सारे, कोई अछूआछूत नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इस किसी में जो है वो हीन भावना ना हो, इसलिए ये जो है राइट टू इक्वलिटी जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड कोई भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी जेंडर का, किसी भी क्रीड का, किसी भी एरिया का कोई भी इंसान हो, वो सारे इक्वल हैं, ठीक है जी। और सबको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और या फिर अपने आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर रसर बसर की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए इक्वल हैं, जिसका जो क्राइटेरिया है उसमें जाके वो जो है वो जॉब कर सकता है फ्रीली, ठीक है जी। सो अब द राइट ऑफ टू इक्वलिटी प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन बिफोर द लॉ, प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन on various grounds, treats everybody as equal in the matters of public employment and abolishes untouchability and titles। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन सी जो ग्राउंड्स हैं वो कवर होती हैं। वैसे तो सारी ही ग्राउंड्स कवर होती हैं, कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जो कवर नहीं होती है, ठीक है जी। सो टाइप्स ऑफ इक्वलिटी टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़, सो इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आर प्रीएम्बल, ठीक है जी। सो ये राइट टू इक्वलिटी जो है ये प्रीएम्बल का भी बेस है। और टाइप्स ऑफ इक्वलिटी किस किस जो है वो स्थान में इक्वलिटीज़ की बात करता है ये राइट, नेचुरल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, ये सारे एस्पेक्ट्स में हम सब जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है जी, एज ए सिटीज़न। तो अब देखिए, हमने कहा था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो हैं वो राइट टू इक्वलिटी में जो है वो आ रहे हैं, इसके अंडर आ रहे हैं। और अब इनके जो आर्टिकल्स हैं इंडिविजुअली क्या क्या कह रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, डेप्थ में से भी आ सकता है, किसी भी आर्टिकल में से या सब आर्टिकल में से आ सकता है, या किसी भी राइट में से जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं पढ़ती चली जाऊंगी और आप इसको सिर्फ याद करना है कि कौन से आर्टिकल में क्या जो है वो प्रावधान है इसमें। सो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन जो है या सेफ गार्डनेस या सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इक्वल ही लेवल पे दी जाएगी, ये आर्टिकल 14 कह रहा है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट citizen against any citizen or grounds only of religion, caste, race, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो आर्टिकल 15 कह रहा है इक्वलिटी मेंटेन करके रखनी है। सारे के सारे आर्टिकल्स में यही देखेंगे कि इक्वलिटी, आर्टिकल 4 किस इक्वलिटी की बात कर रहा है, आर्टिकल 15 इस किस इक्वलिटी की बात कर रहा है, बिकॉज ये मेन क्या है, आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वलिटी ही कर रहे हैं। तो इक्वलिटी ही सारे जो है आर्टिकल्स में, सब आर्टिकल्स में आती जाएगी। आर्टिकल 15 में किस तरह की इक्वलिटी की बात कर रहा है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है जी। और आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters of एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर दी स्टेट। सबके लिए जॉब्स पाने का जो एक क्राइटेरिया है वो इक्वल रहेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं होगा, या कोई जैसे पेड सीट्स होती हैं या ब्राइब्स लेकर आप जॉब दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो सबको जो है उसकी एजुकेशन के बेस के ऊपर जो है इक्वल राइट्स देना है। 17 आर्टिकल क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से ऐसा कोई नहीं है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई जाति ऊपर है कोई जाति कोई नीची है, ठीक है जी। सारी जातियां, सब जनजातियां जो है इक्वल हैं। राइट, आर्टिकल 18 कह रहा है अबलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, कि कोई भी टाइटल हमने नहीं लगाना, ठीक है जी। कि मिलिट्री टाइटल्स होते हैं जैसे स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं, ठीक है जी, या एकेडमिक टाइटल्स जैसे हम डॉक्टरेट कहते हैं, जिनसे रिसर्च कर ली डॉक्टरेट बन गया, इस तरह के टाइटल्स को छोड़ के बाकी कोई अपने आप में टाइटल नहीं लगाना कि मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं इस तरह का मालिक हूँ, इस तरह के टाइटल्स हमने नहीं लगाने हैं। तो वो एबोलिशन उसका करना है 18 आर्टिकल में। तो ये सारे आर्टिकल्स थे किसमें, राइट टू इक्वलिटी में। नेक्स्ट राइट आता है हमारा सेकंड राइट, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें क्या आता है, आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22 तक सब इसमें कवर्ड है। राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम किस चीज़ की, आज़ादी। फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स चेरिस्ड बाय
any democratic society, the Indian constitution guarantees the freedom of to citizens. The freedom right includes many rights such as freedom, किस ग्राउंड पे वो कह रहा है, किस चीज़ की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इन सारे एस्पेक्ट्स में वो फ्रीडम को जो है, उस राइट को जो है डिफाइन कर रहा है। किस किस एस्पेक्ट्स में? इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको हर एक सिटीजन को फ्रीडम जो है इक्वल है। ठीक है जी, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। द राइट टू फ्रीडम गारंटीज द फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स। These are given in the articles 19, 20, 21A and 22 of the Indian Constitution. We shall take up the articles one by one. तो अभी वन बाय वन हम पढ़ते हैं। 19 से लेकर 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो है वो कवर्ड है। और कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है वो भी डिटेल में भी पढ़ते हैं। फिर से आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, 18 तक हमने पहले कर लिए थे राइट टू इक्वलिटी के अंदर। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर हम 19 से शुरू करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम। किस तरह की जो है फ्रीडम जो है उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये 6 तरह के ग्राउंड्स जो है वो कवर करती हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है जी, सो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब है कि कोई भी ऐसा, देखिए हमने कोई ऑफेंस किया है तो डेफिनेटली हम कल्प्रिट है। अगर कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, सिर्फ हम ऐसे मतलब किसी ने बोल दिया कि हमने ऑफेंस किया है, किसी के बोलने के ऊपर पकड़ लेना ये गलत बात है। ठीक है जी, पुलिस एफआईआर कर दे या किसी के बोलने के ऊपर जो है उसके ऊपर चार्जशीट लगा दे, ये गलत है। जब तक उसका ऑफेंस साबित नहीं हो जाता है तो ये प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन दी गई है किसी भी पर्सन को आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी, हमें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है और अपनी पर्सनल लिबर्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी को भी, ये राइट जो है आर्टिकल 21 कह रहा है। 21A भी है, पहले सिर्फ 21 था। ठीक है जी, अब 21A भी जो है वो एक सब आर्टिकल 21 का बन चुका है, जिसमें क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है 21A। ठीक है जी, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स कि जैसे अब ये राइट टू एजुकेशन आया था ना, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जो है बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। सो ये इसी आर्टिकल के अंदर जो है वो आता है। ठीक है जी, सो ये भी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर 21A। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो ये हमारे जो हैं फ्रॉम आर्टिकल 15 to 22 जो हैं हमने पढ़ा फ्रॉम आर्टिकल 19 से लेकर 22 जो है वो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम के अंडर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड राइट जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार कोई भी हो तो उसके ऊपर जो है हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा राइट है। हम किसी की भी जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग होना चाहिए यहाँ पे, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन in factories etc. The constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions. तो ये क्या है? राइट जो है ये एक्सप्लॉयटेशन का कहता है कि किसी भी सिटीज़न को कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहनी है। स्पेशली ये क्या कह रहा है कि किसी कोई लेबर है, कोई बेगर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ऊपर हम डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस वो बर्दाश्त ना करे और अपने हक के लिए लड़े। ठीक है जी, और चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स वो फोर्स्ड लेबर का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर उनको फोर्सफुली कोई हजार्डस जॉब करवा रहा है तो वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और इसको डिटेल में करते हैं। इसमें आर्टिकल 23 से जो है वो शुरू होता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से शुरू होता है। सो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? 23 इसी जो है राइट में आ रहा है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर।
ट्रैफिकिंग होती है कि किसी का भी, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो है आगे बेचना, ह्यूमंस को बेचना, चिल्ड्रंस को बेचना, विमेंस को बेचना, हमें तस्करी करते हैं ना, ट्रैफिकिंग। तो इसके ऊपर जो है ये लॉ बना हुआ है, या ये जो है ये आर्टिकल बना हुआ है, फंडामेंटल राइट है हमारा 23(1). अब इसका भी सब टाइटल है 23(1). ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of these provisions shall be an offence punishable in the अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। अगर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता पकड़ा गया, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इलीगल है, कोई पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज ये हमारा राइट है। अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है हमारे साथ तो हम उसके ऊपर जो है केस कर सकते हैं। और 23(2) क्या कह रहा है इसमें, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक purposes, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds of only of religion, race, caste or class or any of the things। तो आर्टिकल 23(2) कह रहा है कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है एक तरह की प्रोटेक्शन दी गई है कि शैल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। तो ये किसी न किसी तरह से उस इक्वलिटी से भी मिल रहा है, राइट टू इक्वलिटी से भी मिल रहा है ये वाला 23(2) कि रिलीजन के बेस पे जो है, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे और रेस के बेस पे कोई किसी तरह की जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है जी, 23(2). और इसमें क्या है, और आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द मिस यूज़ ऑफ अदर सर्विसेज बाय फोर्स एंड लेबर विदाउट पेमेंट। कि अगर आप किसी की सर्विसेज ले भी रहे हो, तो कोई लेबर है या कोई लेबर क्लास से है, आपके लिए काम करता है, लेकिन काम करने के बाद आप उसको कम मेहनताना देते हैं या उसको कुछ भी नहीं देते हैं, तो उसका राइट है कि उसने आपके लिए लेबर की है, वो आपको जो है वो आप अपने अगेंस्ट जो है आपके अगेंस्ट जा सकता है और अपनी मेहनताना वसूल सकता है। एंड देयर आर मैनी marginalized communities in India who were forced to engage in manual and agricultural labor without any payment। तो इस तरह से कोई भी इस तरह कोई लेबरर है या कोई बैगर है या कोई इस तरह से, इवन कि वुमेन भी है, कोई भी आप किसी को भी हायर करते हो तो उनको उसका डिज़ायर्ड मेहनताना, डिज़ायर्ड कंपनसेशन आपको देनी चाहिए। ये 23 यही कह रहा है। लेबर के साथ खड़ा है ये, लेबर, ठीक है जी, जो सर्विसेज के साथ खड़ा है। लेबर विदाउट पेमेंट इज़ नोन एज बेगर। एंड आर्टिकल 23 forbids any form of exploitation, and one cannot be forced to engage in labor against his or will इवन इफ रेमुनरेशन इज़ गिवन। और कोई किसी को ज़बरदस्ती भी अपना काम नहीं करवा सकता, चाहे वो रेमुनरेशन आप दे भी रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ही हो, आप मन चाहिए रेमुनरेशन जो है, इवन की बहुत अच्छी रेमुनरेशन भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी कोई अगला बंदा जो है आपके लिए काम नहीं करना चाहता, तो आप फोर्सफुली उसको काम नहीं करवा सकते। ठीक है जी, तो ये भी एक प्रोटेक्शन है। तो 23 क्या कह रहा है कि कोई भी सर्विस है, कोई भी आप कुछ भी करवा रहे हो, आप प्रॉपर मेहनताना दो। अगर नहीं दे सकते आप सर्विस भी नहीं करवा सकते, और अगर आप दे भी रहे हो तो अगला बंदा आपके लिए सर्विस नहीं करना चाहता तो उसको आप फोर्स भी नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। तो फोर्स लेबर इज प्रोहिबिशन, ये सारा इसमें क्या है। दिस आर्टिकल ऑल्सो मेक्स बॉन्डेड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी को भी हमने बाइंड नहीं करना अपने साथ, ठीक है जी, कि वो हमारे लिए लेबर करे। बॉन्डेड लेबर इज व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड टू ऑफर सर्विसेज आउट ऑफ द लोन डेट दैट कैन नॉट बी रीपेड। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स कोअर्जन ऑफ एनी काइंड ऑफ सो कोअर्जन मतलब किसी भी तरह की जो है जोर ज़बरदस्ती या फोर्सफुल आप एक्ट करते हो किसी के साथ, आप किसी को स्लेव बना के रखते हो जो है, या उसके लिए जो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हो, अपना सारा काम करवाते हो, कुछ देते भी नहीं हो या कम देते हो, या कोई किसी को गुलाम बना के रखते हो, डोमिनेट करते हो, स्लेव बना के रखते हो, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर होती है 23 में, और ये इलीगल है। ठीक है जी। और यहाँ पे ट्रैफिकिंग भी जो है वो 23 में जो है वो कह सकते हैं मेन एंड वुमेन की ट्रैफिकिंग भी, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन एंड वुमेन भी जो है ये प्रोहिबिट करता है। बहुत बड़ा ही ये बहुत वास्ट है। और स्लेवरी भी किसी की बर्दाश्त नहीं करता कि आप किसी को स्लेव बना के रखो, फोर्स लेबर करो या ट्रैफिकिंग करो। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 23 बिल्कुल खारिज करता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया आर्टिकल 23 के तहत जो है वो उसको कोई भी सज़ा जो है मिल सकती है। ठीक है जी। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 कह रहा है, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा राइट पढ़ रहे हैं, राइट टू
एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड राइट पढ़ रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड राइट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आर्टिकल 23 पढ़ा वास्ट में, और 24 अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड राइट में, ठीक है जी। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। सो आर्टिकल 24 कह रहा है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है, किसी भी चिल्ड्रन को हमने नहीं करना, स्पेशली अंडर 14 ईयर्स को, ठीक है जी, उनको हमने हायर नहीं करना, ये अगेंस्ट लॉ है। दिस आर्टिकल फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, मैंने आपको पहले बता दिया। सो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डस वर्क इज, बट जो ऐसा काम है जिसमें जो जानलेवा नहीं है, नॉन हजार्डस का मतलब है जिसमें जान को कोई खतरा नहीं है, और चिल्ड्रन के लिए जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो जॉब सॉफ्ट जॉब है, तो आप करवा सकते हैं, वो भी किसी हद तक, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 24 में पढ़ी। 23 एंड 24 हमने पढ़ा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड नंबर वाला। अब फोर्थ नंबर का राइट पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ नंबर पे हम राइट पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आ रहा है। ये 4 आर्टिकल्स इसमें आ रहे हैं, ये भी 1 बाय 1 पढ़ते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स। देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रोफेशन, practice, propagation of religion. The state has no official religion. Any person has the right to free practices his or her faith, establish a certain मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी जाति पाति का, कोई भी रिलीजन का, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सपोज़ मैं हिंदू हूँ तो मैं दूसरे पर्सन को भी इंड्यूस करूँ कि आप हिंदुत्व अपनाओ, हिंदू बनो, चाहे वो क्रिश्चियन है, मैं उसको फोर्सफुली कह रही हूँ कि आप हिंदू बनो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी को फोर्सफुली अपना रिलीजन जो है एक्सेप्ट नहीं करवाएगा, और हर बंदा हर रिलीजन को जो है इक्वली ट्रीट करेगा। अपने रिलीजन को सुपीरियर नहीं समझेगा, दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर नहीं समझेगा, हर एक रिलीजन जो है इक्वल है। तो ये राइट इस तरह से आपको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ये सीमित नहीं है, रिलीजियस ग्रुप को भी ये चैलेंज करता है कि रिलीजियस ग्रुप्स भी किसी को इंड्यूस नहीं कर सकते, कोअर्जन नहीं कर सकते कि आप जो है हमारा रिलीजन अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रिलीजन्स जो है वो सेम है, हर एक जो है वो धर्म सब सेम है। सो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है इसमें हम एम्फिसाइज करते हैं, और 25 हम सबसे पढ़ते हैं। 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। जल्दी से इसका रिकैप्चुलेशन करते हैं। 25 क्या कहता है? गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ये पॉइंट समझा दिया था कि कोई भी रिलीजन जो है, मतलब ये फ्रीडम है आपकी कंसाइज, जो भी आपकी कंसाइज कहती है, जो भी आप रिलीजन मानना है, जिसको भी मानना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी मानना आप मान सकते हैं, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कर सकता। 25 ये कह रहा है अब मेंशन फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। दिस आर्टिकल ऑल्सो गिव्स अ प्रोविजन दैट स्टेट कैन मेक लॉज that regulates restrictions any financial, economic, political or other secular activity associated with the religious practice। कि कोई भी हम जो है ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक रिलीजियस ग्रुप जो है ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव दूसरे रिलीजियस ग्रुप के ऊपर हो। ठीक है जी, तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं, यही कहता है। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और ओपनिंग अप द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर अ पब्लिक करेक्टर टू ऑल सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ हिंदूज। अंडर दिस प्रोविजन हिंदूज आर construed as including the people professing the Sikh, Jainism or Buddhism religious and Hindu institutions shall also be construed accordingly. People of Sikh faith wearing and carrying the kirpan shall be considered as included in the profession of Sikh religion। मतलब कहने का मतलब ये सारी लीगल टर्म्स हैं, ये सारी लीगल भाषा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये इतना वास्ट में भी नहीं करना कि एक एक लाइन हम रटें, बट इतना मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कह रहा है कि चाहे रिलीजन सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैनिज़्म हो, कोई भी हो,
उनको अपना अपना धर्म को प्रचार करने का राइट, अपने धर्म को मानने का राइट, अपने अपने जैसे सिखों को गुरुद्वारे में जाने का राइट है, इस्लामिक पर्सनस को मॉस्क्यूज़ में जाने का राइट है। हर किसी को अपने अपने जो है वर्शिप प्लेसेस पे जाने का राइट है, लेकिन कोई किसी को डिच नहीं करेगा, ये वो कह रहा है। ठीक है जी। और आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है जी। आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज़ द फॉलोइंग राइट सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है जी, कहाँ पे कौन सा, हम जैसे फॉर एग्जांपल अब सिखिज़म की बात करें, वो रिलीजियस अफेयर्स उनके कौन से होते हैं कि वो पाठ करते हैं, वो बानी सुनाते हैं, वो क्या करते हैं, लंगर लगाते हैं, वो छबीले लगाते हैं। ये सारे रिलीजियस अफेयर्स किस कम्युनिटी के हैं? सिख्स के हैं। तो उनको पूरा फ्रीडम है कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या करें अपनी कम्युनिटी को या अपने सिखिज़म को प्रचार करने के लिए। हर एक रिलीजन का अपना अपना प्रचार करने का तरीका होता है, अपना अपना जो है वो उसको अपने रिलीजन को कंडक्ट करने का तरीका होता है। इसके ऊपर कोई बंदिश कोई नहीं लगाएगा। तो ये 26 आर्टिकल कह रहा है। एंड राइट टू फॉर्म द मेंटेन, इसमें 26 में और क्या हो रहा है? राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस for religious and charitable intents, the right to manage its own affairs in the matter of religion, the right to acquire immovable and movable property, the right to administer such property according to the law। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि चैरिटेबल या फिर इवन की कई चढ़ावे चढ़ाते हैं, मंदिरों में गुरुद्वारों में चढ़ावे आते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के ऊपर उन्होंने छोड़ दी हैं। ठीक है जी। कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं 27 आर्टिकल की तरफ, जो कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन there can be no taxes the proceeds of which are directly used for promotion or maintenance of any particular रिलीजन एंड रिलीजियस नॉमिनेशन। मतलब जो भी चढ़ावा आएगा, जो भी कलेक्शन होएगी मंदिरों में, गुरुद्वारों में या किसी भी एरिया टेम्पल में, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत मेन है, टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी चढ़ावा आएगा, चाहे करोड़ों में आए चढ़ावा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो जो चढ़ावा है वो अपने हिसाब से जो ट्रस्ट है या मंदिर के जो भी पुजारी हैं या अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने हिसाब से कहीं पे भी जो है वो पाठ पूजा में या किसी भी चीज़ में रिलीजियस प्रोपागेंडा में लगा सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? आर्टिकल एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब 28 आर्टिकल क्या कह रहा है? दिस आर्टिकल परमिट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर मेंटेन्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स टू डिसएमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये भी आपको प्रावधान दे रहा है आर्टिकल 28 कि आप कहीं पे भी जाके मंदिर या गुरुद्वारा या मॉस्क्यू या कोई भी आपका जो रिलीजियस प्लेस है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से एजुकेशनल और अपने जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई क्रिश्चियन है, ठीक है जी, कोई क्रिश्चियंस का स्कूल है, डायसॉस होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तो उन्होंने स्कूलों में ही चर्च बनाई होती है या स्कूलों के आसपास एरिया में चर्चेस बनाई होती हैं। ये क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लस जो है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर उनके पास फंड्स हैं तो कोई भी उनको रोकेगा नहीं। वो कहीं पे भी जो है परमिशन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चला सकते हैं, खोल सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। ठीक है जी। ये 28 कह रहा है। तो ये दिस प्रोवाइड्स दैट नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द स्टेट रन एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट दैट वर एस्टैब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अबव क्लॉज। कहने का मतलब कि सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको चाहे वो ट्रस्ट है चाहे वो एंडोमेंट है, ठीक है जी, चाहे वो कोई ट्रस्ट है कोई एंडोमेंट है, उनको पूरा का पूरा राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं और अपना प्रोपेगेंडा या धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अगर उनके पास जो है ट्रस्ट एज अ ट्रस्ट फंड्स हैं तो वो सब कुछ ये कर सकते हैं। तो ये एनी पर्सन हु अटेंड्स एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ये सारे इतना डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वैसे ही इवन कि ये क्यों मैंने लीगल टर्मिनोलॉजी इतनी क्यों इसमें डाली हुई है कि मैंने सोचा कि उनका भी भला हो जाए जो कि लॉ पेपर 2 के हैं, यूजीसी लॉ पेपर 2 के पर्सन्स जो हैं,
ये ध्यान से उनको पढ़ेंगे। पेपर 1 वाले जो हायर एजुकेशन में ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं उनको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है, दैट्स इट। कौन सा आर्टिकल किसके साथ एफिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये डिटेल में उनको पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक लाइन, एक एक चीज़ उनको पढ़ने की ज़रूरत है बारीकी से, माइन्यूटली से, जो लॉ यूजीसी लॉ पेपर 2 दे रहे हैं। इसलिए जो है मैंने वास्ट लेवल पे जो है ये प्रेजेंटेशन बनाई है सबको कंसिडर करके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं 5th राइट के ऊपर। 5th राइट कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, मतलब 29 और 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। सो रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बाय फैसिलिटेटिंग देम टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर। तो ये कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, रिलीजियस एंड एजुकेशनल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये 5th राइट है हमारा, ठीक है जी। एजुकेशनल राइट्स आर ऑफ एंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, cultural and religious minorities, ठीक है जी। preserving the culture and heritage is the vital in the scenario to ensure that education is provided for everyone without any kind of discrimination. Educational rights was formulated in फॉर्मुलेटेड। तो कल्चरल और एजुकेशन राइट्स इसीलिए बनाए गए हैं कि किसी के ऊपर मतलब कोई भी ऐसा दबाव ना हो, सबको अपना कल्चर, अपनी हेरिटेज को संभालने का, संजो के रखने का एक राइट मिले, प्रिजर्व करने का राइट मिले। इवन कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं, बेसिकली जो ये राइट है, ये जो 5th राइट मैंने आपको दिखाया है, जो राइट है ना कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ये बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिर ये बनाया गया है। माइनॉरिटी या बैकग्राउंड या जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी, जिनका कोई भी ध्यान नहीं रखता या उनको डोमिनेट किया जाता है ऐसे ग्रुप्स को, उनके राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए राइट बना है। और इसमें क्या क्या है? माइनॉरिटी ग्रुप्स के कल्चर को प्रिजर्व करके रखने का सारा चीज़ें हैं इसमें। इंडियन सोसाइटी इज़ अ कॉम्पोजिट हेट्रोजीनियस वन एंड इट्स डाइवर्सिटी वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। मतलब इंडियन जो कल्चर है वो डाइवर्सिफाइबल है, हेट्रोजीनियस है, सबका इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस इवन ईच एंड एवरी इंटरेस्ट इज प्रिजर्व्ड हेयर, and constitution guarantees these rights to minorities so that diversity of these country is preserved and provides avenues for all groups including marginalized ones to protect, preserve and propagate their culture। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जनरलाइज वे में पढ़ा, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल ये किस में है? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 5th राइट में ये अभी उसके सब आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। सब आर्टिकल फर्स्ट क्या है? 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है जी। दिस आर्टिकल्स इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें 29 में दो तरह के हैं, 29(1), 29(2), ठीक है जी। 29(1) क्या कहता है? दिस प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन्स ग्रुप्स दैट डिजाइड इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। दिस राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट एंड देयर इज नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक हियर। तो ये सबके कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड स्क्रिप्ट राइट्स को जो है प्रिजर्व करके रखता है आर्टिकल 29(1), ठीक है जी। और 29(2) क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट deny admission into educational institutes maintained by it or those that receive aids from it to any person on the basis of race, religion, caste, language. This right is given to individuals and not any community. तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी, उसमें कोई भी फेवरिटिज्म नहीं चलेगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे एडमिशन के, एनरोलमेंट के। 29(2) ये कह रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं 30 क्या कह रहा है? आर्टिकल 30, ठीक है जी। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको ये पूरा हक है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करें और उनको जो है प्रॉपर कंडक्ट करें, एडमिनिस्टर करें और उसको फ्लरिश करें, ठीक है जी। आर्टिकल 30 ये कह रहा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस given to minorities to form and govern their own educational institutions. Article 30 is called the correct चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ जी, इसका क्या नाम है? आर्टिकल 30 को हम क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स,
ठीक है जी। और ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को ये हक दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, उसको एडमिनिस्ट्रेट करें और उसको चलाएं। आर्टिकल 30 में भी आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 31 है और 32 है। आर्टिकल 30 में आर्टिकल 30 सब सेक्शन 1, आर्टिकल 30 सब सेक्शन 2, ये ऐसे हैं। इसमें 1 क्या कह रहा है, आर रिलीजियस and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। ठीक है जी। और 2 क्या कह रहा है, the state should not when granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of a minority under based on religion or language। कि कोई minority group है, मतलब ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली, अब मैं बार बार कह रही हूँ, ये स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को लेकर जो है ये आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो है इंटरेस्ट को लेकर बने हैं। और किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही करना चाहिए। कोई करेगा तो इसकी अगर उल्लंघना करेगा तो उसको जो है वो सज़ा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में लास्ट राइट कौन सा रह गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है कि कुछ आपको एक रेमेडीज़ का मतलब है कि आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी के पास कोई मतलब कोई डिसीज़ है, वो रेमेडी लेने जाता है या मेडिसिन लेना जाता है डॉक्टर के पास। ऐसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल राइट्स हैं, ये क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई भी राइट, जो आपने अभी राइट सारे पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, सारे राइट्स पढ़े, आर्टिकल जो आपने पढ़े अभी तक, जितने भी राइट्स आपने करे हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई चैलेंज करता है या आपके जो है राइट्स के अगेंस्ट जाता है या आपको जो है आपका हक आपको नहीं मिलता है, तो ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अंतर्गत जाके आप अपने राइट को लेने के लिए उस पार्टी को स्यू कर सकते हैं, उस पर्सन को स्यू कर सकते हैं जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपके राइट्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडीज इफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो आपके जो राइट्स हैं वो आपको ये प्रावधान देते हैं कि अगर आपका कोई राइट आपसे छीनता है, आपके राइट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ना पड़े, इसके लिए जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आपको ये हक दिया जाता है कि जितने भी आपने अभी तक सारे राइट्स पढ़े हैं फ्रॉम A to Z, उन राइट्स में अगर आपको कोई दबाता है, डोमिनेट करता है या आपको कोई राइट नहीं मिलता है, तो इस राइट के अंतर्गत जाके, कौन सा राइट के अंतर्गत जाके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत जाके आप उस पर्सन या उस पार्टी को स्यू कर सकते हैं और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपने राइट को दोबारा पाने के लिए। ठीक है जी। सो ये आपको रेमेडी दिलवाता है अगर आपका कोई राइट वायलेट करे। ठीक है जी। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनीवन्स राइट। When these rights are violated, the aggrieved party can approach the courts. Citizens can even go directly to the Supreme Court, which can issue writs for enforcing fundamental rights. तो यहाँ पे अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अबॉलिश होता है, आपको जो है वो आपको तंग करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स की जो है आपको नहीं देता है, आपका हक मार देता है, आपको हक नहीं देता है, उस केस में आप इवन कि हाई कोर्ट भी ना सुने तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आप अपना फंडामेंटल राइट जो है वो दोबारा ले सकते हैं। ठीक है जी। और उसको जो है दोबारा आप उसको अपने हक के लिए लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो आप जाके। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसको जो है वो उसकी अर्जी देकर उसको वापस ले सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें हैं। तो लास्ट में क्या है, ये एक कंक्लूजन में आपको दे रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा क्या है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज for the protection of these rights against these violation by the state or other institution and individuals. It entitles the citizens of India to move the Supreme Court or High Courts for the enforcement of these rights. The state is forbidden from making any law that may be in conflict with the fundamental rights. तो ये सारी चीज़ें हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। और कंक्लूजन में हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स द राइट्स दैट ग्रांट इंडिविजुअल्स इक्वलिटी इन
every aspect irrespective of race, color, caste, religion, birthplace और gender. These rights are mentioned under the article 12 to 35. मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ा दिया, 12 से लेकर 35 तक सारे डिटेल में पढ़ा दिए हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर प्री डिफाइंड पनिशमेंट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जुडिशरी. अगर कोई राइट वायलेट होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, फ्रॉम राइट फर्स्ट से लेकर राइट 6 तक 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. कोई भी राइट, कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है तो आपको जो है इम्प्रिजनमेंट या फिर आप उसको स्यू कर सकते हैं. और राइट्स जो हैं आप ये लीगली एनफोर्सेबल हैं. इसको क्या बोलते हैं लीगल टर्म्स में? राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन दीज आर वायलेटेड बाय एनी काइंड ऑफ पार्टी, एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, राइट. सो ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है जी. और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें बिकॉज इतने डिटेल में फंडामेंटल राइट्स शायद ही कोई पढ़ाए आपको. ये वीडियो में चाहे लंबी चली गई है लेकिन फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे 100% हमने कवर कर लिए हैं. ये उन बच्चों के लिए भी जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं जो यूजीसी पेपर 2 लॉ के बच्चे हैं. उनके लिए भी आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही हेल्पफुल है. और हायर एजुकेशन का जो है पॉलिटी उसमें भी तो हेल्पफुल तो है ही है, ठीक है जी. तो पार्ट 4 इट विल बी कंटिन्यूड द नेक्स्ट वीडियो. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 4. पार्ट 4 में क्या करेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अभी रह जाती हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ये कुछ 7-8 प्रेजेंटेशंस आएंगी, 7-8 अलग अलग वीडियोज़ आएंगी पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की. टोटल 7 to 8 वीडियोज़ आएंगी सीरियल वाइज में, सीरियल ऑर्डर में. सारी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ये सब टॉपिक जो है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर क्लियर हो जाएगा और 100% हम जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है जी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. कोई आपको कमेंट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय फॉर नाउ.